बाइनरी आजकल चलता है खूब। हम लोग एक खास माइंडसेट में रहते हैं, उसको बोलते हैं बाइनरी या डाइकोटोमी। एक शब्द चलता है फिलोसफी में, एक माइंडसेट का नाम है डाइकोटोमी। बाइनरी थिंकिंग बोलते हैं। इसका मतलब या तो ये या वो। और फिलोसफी में, लॉजिक की दुनिया में इसका नाम होता है ऑल और नथिंग। या तो सब कुछ या कुछ भी नहीं, या ब्लैक और व्हाइट। इसी का नाम है दूसरा, ब्लैक और व्हाइट। एक स्लिपरी स्लोप नाम का चलता है फैलेसी, कुछ कुछ इसके नजदीक है, लेकिन ये थोड़ा सा उससे अलग है। इसका मतलब क्या है कि हम चीजों का फैसला करते हुए या तो इस तरफ खड़े होंगे या इस तरफ खड़े होंगे, और हम ये सोचने को तैयार ही नहीं है कि इन दोनों से अलावा तीसरा या चौथा या पांचवा रास्ता भी हो सकता है। ये आदमी या तो अच्छा है या बुरा है, या ईमानदार है या चोर है, या वफादार है या बेवफा है। जबकि दुनिया में, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है। एक ही आदमी ईमानदार भी होता है, चोर भी होता है। ऐसे कुछ लोग हैं जो ऑफिस के मामले में 100% ईमानदार होंगे, पारिवारिक मामले में चोर हो सकते हैं। परिवार में 100% ईमानदार हैं, ऑफिस में चोर 1 नंबर के। ऐसे लोग होते हैं, बहुत होते हैं। हिंदी साहित्य में प्रेमचंद ने पहली बार यह समझाया हिंदी साहित्य को कि कोई कैरेक्टर सिर्फ अच्छा या बुरा नहीं होता है, अच्छा और बुरा होता है। और मामला केवल प्रोपोर्शन का है। कोई 45% अच्छा है, 55 बुरा है, कोई 55 अच्छा है, 45 बुरा है, कोई 65-35 पे है, कोई 72-28 पे होगा, कोई 24-76 पे होगा। इसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूम की अप्रोच। और कॉन्टिन्यूम का मतलब यह है कि जब आप फैसला करें, हमेशा किसी चरम पर ना रहें, किसी एक्सट्रीम पर ना रहें। मोदी जी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बुरे हैं, एकदम बुरे हैं, ये ड्रामा नहीं करना है। क्या बोलना है, मुझे मोदी जी की ये पॉलिसीज बहुत अच्छी लगती हैं, ये ठीक लगती हैं, ये और ये ठीक नहीं लगती हैं। एक समझदार व्यक्ति की तरह बात करेंगे हम, क्यों एक बहे हुए व्यक्ति की तरह बात करेंगे उछल कूद के। और मोदी जी के, कोई भी नेता हो, आप किसी एक व्यक्ति के अलग अलग पक्षों को अलग अलग स्तर पर देखने समझने के लिए क्यों तैयार नहीं होते? क्यों उसके बारे में पूरा एक ही फैसला कर देना हमेशा के लिए? और चौथी बात जो आपकी उम्र में ज्यादा मैटर करती है, वो ये कि जब भी कोई फैसला हो, हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी डिसीजंस आपके हैं वो टेम्परेरी हैं। और इसलिए इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हमेशा रखिए कि अगर कुछ नए और ऑथेंटिक इनपुट्स मिलते हैं तो आप अपनी राय, अपना निर्णय, अपना फैसला बदल सके। कई बार हम इतने रिजिड होते हैं अपने फैसलों को लेकर, लगता है कि एक बार कह दिया, लोग क्या कहेंगे, अब कैसे बदले अपनी बात को। यही तो साहस है, ये कह पाना कि मैं जो कह रहा था वो गलत था। आज मुझे लगता है कि मैं अपना ही बेहतर संस्करण हूं, अपना ही बेटर वर्जन हूं। मुझे अपना ध्यान है कि मैं बचपन के दौर में घोर दक्षिणपंथी रहा हूं। विश्वविद्यालय में गया तो काफी हद तक वामपंथ का असर मेरे ऊपर हो गया। और आज मुझे लगता है कि वो दोनों रास्ते गलत थे। अपनी नजर क्यों नहीं होनी चाहिए, अपनी निगाह क्यों नहीं होनी चाहिए? मैं क्यों किसी की निगाह के पीछे चलूं भाई? मैं क्यों किसी का फॉलोवर बनूं? अपनी निगाह से देखेंगे। ये कहने का साहस कि हाँ मैं गलत था। फिलोसफी की दुनिया में कांट एक बड़ा महान दार्शनिक हुआ है, बहुत महान। अगर मेरा सबसे प्रिय हो पश्चिम में तो कांट है। पहले वो रैशनलिज्म के रास्ते पर, रैशनलिज्म एक सेक्ट है, एक एम्पायरिसिज्म एक दूसरा सेक्ट है। बुद्धिवाद और अनुभववाद कहते हैं। वो बुद्धिवाद का दीवाना हो गया। इतने में एक अनुभववादी दार्शनिक ह्यूम को उसने पढ़ा, पागल हो गया एकदम कि अरे यार यही सही है। फिर बुद्धिवाद के को दार्शनिक को बड़ा बोला, नहीं यार ये नहीं, ये सही है। फिर ह्यूम से उसने कुछ चीजें सीखी, फिर बोला नहीं यही सही है। पेंडुलम की तरह बेचारा इधर 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 इधर। और अंत में उसने घोषणा की, दोनों गलत है, हम तो अपने रास्ते पर चलेंगे। और उसने उस रास्ते का नाम दिया समीक्षावाद या क्रिटिसिज्म या क्रिटिकल फिलोसफी। मैं क्यों किसी का पीछे लगू बनूं भाई? और 20th सेंचुरी में, कांट तो 18th सेंचुरी में हुआ, 20th सेंचुरी में एक आदमी विटगेन्स्टीन, इतना प्यारा आदमी हुआ, कैम्ब्रिज से वो जुड़ा हुआ था, लुडविग विटगेन्स्टीन उसका नाम था। और टाइम पत्रिका ने 20वीं सदी के सबसे महान 100 लोगों में उसको स्थान दिया। उसकी फिलोसफी बहुत मुश्किल है समझना, बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन मैं जो बताना चाह रहा हूँ, वो जो रोचक बात उसके बारे में है, उसने किताब लिखी, ट्रैक्टेटस नाम से किताब लिखी, बहुत फेमस हुई किताब। इतनी फेमस हो गई कि उस किताब को बेस बनाकर फिलोसफी में 2-3 स्कूल चल पड़े, पूरे पूरे सब उसके दीवाने हो गए। फिर वो घूमने चला गया, नदी के तट पे रहने लग गया। फिर वापस आया कुछ साल बाद और आके बोला कि मैंने उस किताब में जो भी लिखा था वो सब बकवास है, मैं खुद अपनी किताब को खारिज करता हूँ। बाकी लोग बोले आप तो खारिज कर दोगे, हम तो उसी के बेस में पता नहीं कहां तक भवन बना चुके हैं अपने अपने। तो उसने कहा नहीं, गलत है तो गलत है,
मैंने बोला, उस समय वही समझ में आया, सब गलत है। और तब एक दूसरा सिद्धांत निकाला, अपने ही पहले सिद्धांत के खिलाफ दूसरा सिद्धांत। ये साहस की जो मैंने फैसला किया है, एक समय के बाद हो सकता है कि पर्याप्त इनपुट्स ऐसे मिले कि मुझे ही समझ में आ जाए कि फैसला गलत था। और गलत था तो मैं गलत फैसला क्यों ढोता रहूं भाई? क्यों नहीं ईमानदारी से मान लूं कि हाँ, एक गलती हुई, अब मैं उस गलती का निराकरण कर रहा हूं। मेरी राय पहले ये थी, अब मेरी राय ये है, और अभी भी गारंटी नहीं है कि हमेशा ही रहेगी राय, कल को बदल सकती है। हाँ, ह्यूमन रिलेशंस में आप नहीं कर सकते ऐसा बार बार, लेकिन सामाजिक मुद्दों पे, राजनीतिक मुद्दों पे तो कर ही सकते हैं। और इसलिए आज के दौर में अगर आप इन प्रिकॉशंस को ध्यान रखते हैं तो मेरा ख्याल है कि हम बेटर जज होंगे। जज बनना बहुत मुश्किल काम होता है, हम जज बनते बहुत ज्यादा हैं। अपने मामले में वकील, दूसरों के मामले में जज तुरंत बन जाते हैं। लेकिन जजमेंटल होना जज होना नहीं है, जजमेंटल हुए बिना ठीक फैसला करना जज होना है। तो ये आज की चर्चा में जो करना चाहता था वो ये थी। आपके मन में कुछ सवाल इसको लेके उठ रहे हो तो पूछिए, उसको डिस्कस करें।